वेलकम टू ग्लोबल अफेयर एनालिसिस। आज हम देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस 2023 में पूछे गए इकोनॉमिक क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स हैव अ लुक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन विच डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। इसमें पूछा है कि इन्वेट्स में इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल नहीं होती और वहीं डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होती है। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2, इन्वेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इन्वेट्स क्या सरफेसी एक्ट 2002 के अंडर as a borrower recognized किए जाते हैं। Which one of the following is correct in respect of the above statements? Option 1, both the statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option number 2, both the statement 1 and 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option number 3, statement 1 is correct and 2 is incorrect. Option number 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। देखिए, इन्वेट्स में इन्वेस्टर्स की चाहे डिविडेंड इनकम हो चाहे इंटरेस्ट इनकम हो, दोनों ही इनकम टैक्सेबल होती है। और दूसरा है, इन्वेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर सरफेसी एक्ट 2002। जान लेते हैं कि इन्वेट्स क्या होते हैं। इन्वेट्स एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। They are designed to invest in infrastructure assets generating cash flow over time. A minimum investment requirement of the ₹1 lakh in an InvITs IPO, and they are regulated by SEBI under the Infrastructure Investment Trust Regulation of 2014. InvITs में minimum IPO 1 लाख रुपए का होता है और सारे InvITs SEBI के अंडर regulated होते हैं। गवर्नमेंट InvITs से इन्वेस्टमेंट रेज करती है for the infrastructure development projects, and all the lenders are protected under the SARFAESI Act 2002 and Bankruptcy Act 1993। इन्वेट्स का एटलीस्ट 80% इन्वेस्टमेंट कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है और वहीं रिमेनिंग 20% कैन बी अलॉटेड टू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। एंड द लास्ट इज, इफ वी आर कंसिडरिंग द इन्वेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेशन, इन्वेस्टर्स शुड बी माइंडफुल ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑन बोथ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम्स। अगर आपको इन्वेट्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Statement number 1, carbon markets are likely to be one of the most widespread tool in the fight against climate change. Statement number 2, carbon markets transfer resources from the private sector to the state. Which one of the following is correct in respect of the above statements? Option 1, both the statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option number 2, both the statement 1 and 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option number 3, statement 1 is correct and 2 is incorrect. Option number 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. The answer is option number 3, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Carbon emission trading stands as a transformative initiative often referred to as the carbon market or emission trading schemes. कार्बन मार्केट का मतलब है कार्बन एमिशन क्रेडिट की ट्रेडिंग। इन क्रेडिट के बेसिस पर ही ये डिसाइड होता है कि कोई इकोनॉमिकल सेक्टर कितना कार्बन एमिट कर सकती है। एनी इकोनॉमिक सेक्टर कैन अर्न कार्बन क्रेडिट्स बाय एडिंग सोलर पैनल, बिल्डिंग विंड फार्म्स, reforestation, and through sophisticated carbon capture technologies. At the heart of the carbon market lies the concept of tradable permits embodied in the form of carbon credits. The roots of carbon trading trace back to 1997 under the UN Kyoto Protocol. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कार्बन मार्केट एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप कार्बन एमिशन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स को खरीद बेच सकते हैं। इसकी शुरुआत यूएन क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुई, जिसका पर्पस था कि दुनिया भर में कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को कम करना। कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स: गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और 4। सबसे पहले देखिए कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। कैपिटल मार्केट एक ऐसा चैनल है जहां बायर्स और सप्लायर दोनों ही किसी भी तरह की सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड। इन जनरल स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट ही दो कॉमन कैपिटल मार्केट्स हैं जहां पर कोई भी बिजनेस, गवर्नमेंट या इंडिविजुअल किसी भी तरह की सिक्योरिटी को खरीद बेच सकता है। यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड और स्टॉक मार्केट ही ऐसे दो ऑप्शन हैं जो लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज में डील करते हैं। और दूसरी तरफ कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट दोनों ही शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसे
सबसे पहली है गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज इशू बाय द गवर्नमेंट टू फाइनेंस देयर एक्टिविटीज आर द पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट। दूसरा है कॉल मनी मार्केट। इट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट वेयर फंड्स आर बोरोड और लैंड फॉर द वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल मार्केट। These are short-term debt instruments issued by the government to finance their short-term cash flow requirements. देखिए कॉल मनी मार्केट और ट्रेजरी बिल मार्केट में ये डिफरेंस है कि कॉल मनी मार्केट में कोई भी बिजनेस इंडिविजुअल डील करता है फॉर द ओवरनाइट रिक्वायरमेंट ऑफ द मनी, जबकि दूसरी तरफ ट्रेजरी बिल मार्केट में गवर्नमेंट डील करती है फॉर द शॉर्ट टर्म कैश फ्लो रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट, जिन्हें शेयर मार्केट भी कहते हैं, जहां पर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली है द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियली डिप्राइव्ड। सेकंड है इन एन एसएचजी ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। और तीसरी है द रीजनल रूरल बैंक्स एंड द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट एसएचजीज। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, नन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2। देखिए पहला पॉइंट की सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत एसबीआई ने की थी, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम्स की शुरुआत नाबार्ड ने की थी। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एंड इन 1993 आरबीआई ने भी इन ग्रुप्स को प्रमोट किया बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द बैंक अकाउंट्स। और दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, जहां पर कोई भी बैंक अगर एसएचजीज को लोन देता है तो उन एसएचजीज के सभी मेंबर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस लोन को रीपे करने की। If a member faces difficulty repaying a loan, then the SHG has the authority to decide not to provide further loan to that member. अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो SHGs को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स ने भी सपोर्ट किया बाय प्रोवाइडिंग द स्कीम फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फीचर कॉल्ड ड्यूअल ऑथेंटिसिटी इन माइक्रो एटीएम्स। ड्यूअल ऑथेंटिसिटी का मतलब है टू फैक्टर ऑथेंटिसिटी, जहां पर दो सेपरेट फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू असेस समथिंग। पहली है पासवर्ड और दूसरी है द कॉमनली इंक्लूड टेक्स्ट विद द कोड, और यहाँ फिर बायोमेट्रिक यूजिंग फिंगरप्रिंट, फेस और रेटिना। और ये होते हैं माइक्रो एटीएम, जिन्हें आपने बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में देखा होगा। Next question, consider the following statements. Statement 1. In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide has carried out interest rate hikes. Statement 2. Central bank generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means. Which one of the following is correct in respect of the above statements? Option 1. Both the statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option number 2, both the statement 1 and 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option number 3, statement 1 is correct and 2 is incorrect. Option number 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. The correct answer is option number 1, both the statement 1 and 2 are correct and 2 is the correct explanation of 1. देखिए इन्फ्लेशन में सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई अपनी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज को फॉलो करता है, जिसमें आरबीआई चाहता है कि मार्केट में मनी फ्लो को कम किया जा सके। इसमें आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट करेंगे और हाई सीआरआर और एसएलआर की वजह से बैंक्स कम से कम लोन दे पाएंगे और इससे मार्केट में बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है। और इसी वजह से आरबीआई ने पोस्ट पैंडेमिक एरा में कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज को फॉलो किया टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। और दूसरी होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज, जिसमें आरबीआई बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगा ताकि लोग डिपॉजिट ना कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस करें। और वहीं दूसरी तरफ सीआरआर और एसएलआर के रेट्स भी कम कर देगा ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन प्रमोट कर पाएं और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन? Options are conducting open market operations, oversight of settlement and payment system, debt and cash management for the central and state governments, regulating the functions of non-banking financial institutions. The correct answer is option number 1, conducting open market operations. देखिए स्टरलाइजेशन प्रोसेस आरबीआई यूज करता है to balance the impact of change in money supply caused by the capital flows. ये ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है। देखिए जब भी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है तब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देता है ताकि मार्केट से एक्सेसिव फ्लो ऑफ मनी को वाइप आउट किया जा सके।
ऐसा आरबीआई इसलिए करता है क्योंकि मनी सप्लाई और एक्सचेंज रेट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हुई और डिमांड फॉर मनी स्टेबल हुआ तो एक्सचेंज रेट गिर जाएगा, यानी वैल्यू ऑफ रुपी इन टर्म ऑफ डॉलर कम हो जाएगा। और इसीलिए जब भी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देता है ताकि एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ मनी को खत्म किया जा सके और गिरते हुए एक्सचेंज रेट को रोका जा सके। इन लास्ट लाइन, mathematically, the relationship can be expressed as exchange rate is equals to demand for money divided by the money supply. It clearly shows the exchange rate having the inverse relationship with the money supply and direct relationship with the demand of currency. Next question, which one of the following best describes the concept of small farmer large field? ये सारे ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। देखिए, इंडिया में 5 टाइप्स ऑफ फार्मर्स होते हैं। पहले है मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास बिलो 1 हेक्टेयर फार्म लैंड होता है। 1 हेक्टेयर का मतलब है 10,000 स्क्वायर मीटर। दूसरे हैं स्मॉल फार्मर्स जिनके पास 1 to 2 हेक्टेयर। फिर आते हैं सेमी मीडियम जिनके पास 2 to 4 हेक्टेयर। नेक्स्ट है मीडियम फार्मर जिनके पास 4 to 10 हेक्टेयर। और लास्ट में है लार्ज फार्मर्स अबव 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड एरिया। इन इंडिया 70% ऑफ रूरल हाउस होल्ड रिलाई ऑन द फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, जिनमें 86.2% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। देखिए, स्मॉल फार्म लार्ज फील्ड मॉडल को 112 फार्मर्स के द्वारा चलाया गया इन 2 विलेजेस इन ओडिशा एंड दे टुगेदर डिड द टास्क लाइक मैनेजिंग नर्सरी बेड, ट्रांसप्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है जिसमें बहुत सारे मार्जिनल फार्मर्स मिलकर अपने स्मॉल फार्म्स को एक लार्ज फील्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। And they together did the tasks like seeding, fertilizing, and even selling the crop as a group. And this would help even during negotiation. And they get higher prices and double profits in the return. The idea of the SFLF model came from the large field model used in Vietnam. Next question. In the context of finance, the term beta refers to the process of simultaneous buying and selling of an asset from different platforms. An investment strategy of a portfolio manager to balance risk versus reward, a type of systemic risk that arises where perfect hedging is not possible, a numeric value that measures the fluctuations of a stock to changes in the overall stock market. The correct answer is option number 4, a numeric value that measures the fluctuation of a stock to changes in the overall stock market. Beta means the expected move in the stock relative to the movement in the overall market. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि बेटा ये बताता है कि स्टॉक मार्केट की क्या पोजीशन है इन कंपैरिजन टू द ओवरऑल मार्केट। अगर बेटा वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 है तो स्टॉक मार्केट इज न्यूट्रल टू द ओवरऑल मार्केट ट्रेंड्स। If beta is less than 1, then it shows the low market sensitivity. If beta is greater than 1, it shows the higher market sensitivity. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले लोग बीटा टूल को इन्वेस्टिगेट करते हैं मार्केट ट्रेंड्स को समझने के लिए। बीटा इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द थिंग कॉल्ड कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल। CAPM बताते हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न एक ही बात होती है, दे आर सेम। एक्सपेक्टेड रिटर्न KE इज इक्वल टू RF यानी रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा RM माइनस RF यानी इक्विटी रिस्क प्रीमियम। नेक्स्ट है बीटा मेजर्स द सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब होता है नॉन डाइवर्सिफिकेबल रिस्क यानी अनअवॉइडेबल रिस्क, जैसे कि बिजनेस साइकिल, बिजनेस ट्रेंड्स को, रिसेशन, डिप्रेशन अनअवॉइडेबल रिस्क हैं, तो बेटा इन्हीं ही सिस्टमैटिक रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द रेफरेंस टू द सेंट्रल डिजिटल करेंसीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। A digital currency can be distributed with condition program into it such as a time frame for spending it. Which of the statement given above is correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. The answer is option number 3, both 1 and 2. Central bank digital currencies are a type of digital currency issued by the central bank, means RBI, and distinct from the cryptocurrencies. Contrary to the traditional settlement system like SWIFT dollar system, CBDCs facilitate direct bilateral exchanges between countries. देखिए, CBDCs को RBI रेगुलेट करता है, वहीं क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड और अनरेगुलर होती हैं।
स्विफ्ट मीन्स सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसमें कोई भी इंडिविजुअल और बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक और कार्ड पेमेंट कर सकता है, इवन इफ द कस्टमर और वेंडर यूजेस अ डिफरेंट बैंक देन द पेई। CBCs are secure mean of conducting both domestic and cross-border transaction without relying on intermediaries। यानी CBCs एक सिक्योर फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन है फॉर बोथ द डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, और इसमें किसी भी तरह के इंटरमीडियरीज लाइक बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, मोबाइल ऑपरेटर्स, फिनटेक, बिग टेक कंपनीज की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। Statement 2, many local companies and some foreign companies operating in India having taken advantages of India's production-linked incentive scheme. Which one of the following is correct in respect of the above statements? Option 1, both the statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option number 2, both the statement 1 and 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option number 3, statement 1 is correct and 2 is incorrect. Option number 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. The answer is option number 4, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct। देखिए, पहली स्टेटमेंट गलत है जिसमें बताया है कि इंडिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स शेयर 3.2% है, जबकि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अकॉर्डिंग इंडिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स शेयर है 1.8% और वहीं ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का शेयर है 4%। ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स शेयर्स का मतलब है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है उसमें इंडिया का शेयर 1.8% है, और वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को इसलिए बनाया गया था ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेल्फ सफिशिएंट हो सके और इंपोर्ट्स को कम किया जा सके। मगर फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में इस्टेब्लिश हो चुकी हैं वो भी इस स्कीम का एडवांटेज ले रही हैं।